नमस्कार मित्रों, आपका अभिनंदन है आपके YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा विषय है संधिवात या आर्थराइटिस। यदि आपको आपके किसी जोड़ में दर्द रहने लगे, दर्द के बाद उसमें सूजन आ जाए, फिर उसमें ऐंठन बनी रहे, ऐंठन और दर्द के कारण आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाए, सीढ़ियाँ से चढ़ना उतरना आपको पीड़ादायक बनने लगे, आप कुछ भी चीज़ उठा ना पाएँ, या आपको किसी थोड़े वजन को उठा के चलने में भी परेशानी महसूस होने लगे, या यहाँ तक कि आपको रिक्शे में बैठने में, टैक्सी में चढ़ने में कष्ट होने लगे, बाइक, स्कूटर, कार में चढ़ने उतरने में परेशानी अनुभव होने लगे। यहाँ कई बार देखने में आया है कि नित्य कर्म जैसे कार्य करने में, स्नान करने में, मलमूत्र करने तक में, उकड़ू बैठने में ऐसे लोगों को परेशानी होती है। जब ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति के शरीर में उभरते हैं तो एक सामान्यतः उसका अंदाज़ा निकाला जाता है कि वो संधिवात या आर्थराइटिस से पीड़ित हो गया। आर्थराइटिस या संधिवात आज के समय एक कॉमन समस्या है। हम भारत की बात करें तो भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों में कम या ज़्यादा गंभीरता के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस कारण भारत में हर साल 15 से 20 लाख लोग अपंगता की ज़िंदगी जीने पर विवश होते हैं, दूसरों के सहारे अपनी शेष ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। संधिवात के कारण या आर्थराइटिस के कारण भारत में हर साल 5 लाख से ज़्यादा जोड़ों की सर्जरी होती है और 35 से 40 हज़ार तो टोटल नी रिप्लेसमेंट किए जाते हैं। ये एक गंभीर बात है, इसका हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। आर्थराइटिस के कई रूप देखे जाते हैं। यदि देखा जाए तो आर्थराइटिस के 150 से ज़्यादा स्वरूपों की आज चिन्हित किया गया है, जिन्हें हम 3 श्रेणियों में रखते हैं। पहली श्रेणी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरी श्रेणी होती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस और तीसरी श्रेणी है गॉट यानी गठिया। पहले को हम सामान्य कहते हैं संधिवात, दूसरे को कहते हैं आम बात और तीसरे को हम कहते हैं रक्तपात। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में जो अस्थियों के जोड़ हैं उनमें जमा होने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर में 206 से ज़्यादा अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं। इनमें सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर बोलते हैं, और सबसे छोटी हड्डी जो है कान की रहती है, जो हमें सुनने में मदद करती है। ये सभी हड्डियाँ परस्पर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं। जिस जगह पर ये जुड़ती हैं वहाँ वो संधि बनाती हैं। संधि यानी जोन्स। ये संधियाँ 2 तरह की होती हैं, कुछ अचल हैं, मूवेबल हैं, कुछ अचल हैं, स्थिर हैं। जो अचल हैं उनमें रूमेटॉइड या आर्थराइटिस समस्या कम देखी जाती है, लेकिन वो भी पीड़ित होती हैं। और जो अचल जॉइंट्स, जो चल जॉइंट्स हैं, मूवेबल जॉइंट्स हैं, जैसे कि हम कहें कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, हथेली का जोड़, गर्दन के मनकों के जोड़, रीढ़ की हड्डी के जोड़ और बहुत सारे जोड़, ऐसे सभी जोड़ों में, ऐसी सभी अस्थियों में आर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा गंभीर रूप से देखी जाती है। इन तीनों तरह के आर्थराइटिस के पीछे कुछ कारण जिम्मेदार रहते हैं। सामान्यतः इसके पीछे या तो संधियों की या अस्थियों के क्षरण को दोषी माना जाता है, हड्डियों कमज़ोर पड़ने को, मुलायम पड़ने को या भुरभुरी होकर झड़ने को दोषी माना जाता है। दूसरी रूप में शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है, इसको आज बहुत हम कॉमनली सुन रहे हैं, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, कि वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और अपने शरीर की कुछ कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है, उन कोशिकाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाने लग जाता है। इसके कारण भी आर्थराइटिस समस्या शुरू हो जाती है, इसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। एक तीसरी समस्या होती है प्रोटीन का जो पाचक पदार्थ है, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं, वो जब हमारे अस्थि के जोड़ों में संचित होने लग जाए।
इस तीनों विषयों पर मैं विस्तार से अपने वीडियो में, अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, उनका समाधान भी बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज का वीडियो मेरा सिर्फ आर्थराइटिस से सामान्य संधिवात से संबंधित है। संधिवात के लिए, आर्थराइटिस के लिए जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो हमारा चिकित्सा शास्त्री हैं, हर रोज़ एक नई धारणा, एक नया कारक लेकर उपस्थित होते हैं। वो कई बार अच्छे लगते भी हैं, कई बार हमें हास्यास्पद स्थिति में भी डाल देते हैं। जैसे कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एज बढ़ने के कारण ये समस्या शुरू होती है या होती ही है। आप किसी डॉक्टर के पास अपनी आर्थराइटिस समस्या लेके जाएंगे तो वो उसका कारण एक ही बताएगा कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये समस्या तो आनी है। जैसे एक हास्यास्पद प्रश्न है कि क्या उम्र अभी बढ़ रही है, पहले उम्र नहीं बढ़ती थी? क्या और प्राणी स्थिर रहते हैं? उम्र तो सभी की बढ़नी है, हमारी भी बढ़ेगी, पहले भी बढ़ती थी। हाँ, ये है कि अब बच्चों का या हमारे मानव समाज, मानव सभ्यता में बचपन खत्म हो रहा है, किशोर अवस्था खत्म हो रही है, किशोर अवस्था घटकर वयस्क अवस्था शीघ्र आने लगी है। और वयस्क अवस्था के बाद प्रौढ़ता नहीं आती, सीधा वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। क्योंकि प्रौढ़ लोग या वयस्क लोग हैं 35 के बाद किसी ना किसी ऐसी बीमारी का शिकार बनने लगते हैं जो वृद्धावस्था के रोग माने जाते थे। तो ये कुछ कह सकते हैं कि एज में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसके कारण आर्थराइटिस की समस्या बढ़ रही है, एक रूप में माना जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप में नहीं ले सकते कि इससे कोई एज का संबंध है। यदि एज का संबंध हो तो एक जोड़ में दर्द हो, एक में सूजन आए, दूसरे में क्यों नहीं आए? कि वो दोनों जोड़ तो साथ ही आते हैं। जब जन्म होता है तो एक जोड़ पीछे थोड़ी आता है, एक आधा पहले आता है, दोनों एक साथ ही बाहर आते हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है कि इसका संबंध एज के साथ में है, कि एज पहले भी थी अभी भी हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब बच्चे ज़्यादा जल्दी या शीघ्रता से जवान हो रहे हैं। बच्चे या लड़कियां कहें, पहले 12-13 साल में उनको मासिक स्राव शुरू होता था, वो 8-9 साल में शुरू होने लगा। वो उनका व्यवहार भी वयस्कों जैसा होने लग गया है। 10-12 साल में वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो 25-26 के हो गए हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि शरीर में जब किसी पोषक तत्व की, जैसे कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या विटामिन डी की कमी होने लगती है तो ये समस्याएं आने लगती हैं। तो हम इसके बारे में दो चीज़ें कह सकते हैं कि पिछले 30-35 सालों में हमारा जो भोजन है, हमारे जो खान पान है, बहुत बदला है और स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ज़्यादा पौष्टिक हुआ है। पहले पौष्टिक नहीं होता था। पहले लोग अकाल का सामना करते थे या भुखमरी का सामना करते थे, कुपोषित रहते थे। अब कुपोषित की समस्या तो है नहीं कि अमेरिका में कहाँ कुपोषण, लेकिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस के मरीज हैं। हम भारत की बात करें तो भारत में जितने आर्थराइटिस के मरीज शहरों में, उससे आधे से भी कम गांवों में हैं। और दूर देहात में, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं और जंगलों में चले जाएं, वहाँ तो सैकड़ों में 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको आर्थराइटिस समस्या है। तो ये कोई कारण नहीं है कि कैल्शियम की कमी के कारण या विटामिन डी की कमी के कारण या मैग्नीशियम की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके शरीर भोजन के उन पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, या उनका आहार प्रक्रिया ठीक नहीं है। तीसरा एक कारण और बताते हैं, वो कहते हैं कि मानसिक तनाव बढ़ गया। तनाव का संबंध निश्चित हो सकता है। तनाव का तो इसके साथ में है कि जब मानसिक तनाव में व्यक्ति रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल या कई तरह के ऐसे एंजाइम या हार्मोन्स पैदा होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो शरीर को अक्रांत रखते हैं। इससे धीरे धीरे शरीर की इम्यूनिटी घटती है, हड्डियां भी कमज़ोर पड़ती हैं, क्योंकि हड्डियों के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो पूरी तरह से शरीर उनको अवशोषित नहीं कर पाता है। एक धारणा और भी है कि शरीर में जब हार्मोनल बदलाव आते हैं, हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ाता है, तब आर्थराइटिस की समस्या शुरू होती है। क्योंकि आर्थराइटिस की समस्या पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में 3 गुना ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए, और स्त्री के शरीर में तो हर महीने कई तरह के हार्मोनल बदलाव देखे जाते हैं। जब एक किशोरी युवती बनती है, प्रौढ़ता वयस्कता की तरफ बढ़ती है, तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोन्स तीव्र गति से आते हैं। फिर
उसका जब मासिक स्राव शुरू होता है तब उसमें हार्मोनल उतार चढ़ाव आता है, ऐसा हर महीने आता है। फिर गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव देखा जाता है। फिर प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था के बाद प्रसव काल में देखा जाता है। फिर जब रजोनिवृत्ति होती है, जब उसका मासिक स्राव बंद होता है, तब हार्मोनल बदलाव आता है। तो निश्चित है कि हार्मोनल बदलाव, लेकिन वो तो शरीर की प्रक्रिया है, उसका बीमारी से लेना देना क्या, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया तो अनंत काल से हो रही है, हजारों सालों से हो रही है। पहले भी स्त्रियों में जैसे बदलाव होते थे ऐसी, तो उसका तो हम संबंध नहीं जोड़ सकते कि हार्मोन बदलाव के कारण ऐसा है। नींद कम आने के कारण भी कई लोग, कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं नींद का संबंध भी आर्थराइटिस के साथ में है। तो जब नींद अस्त व्यस्त होती है तो भी आर्थराइटिस के साथ और समस्याएं शुरू होती हैं, क्योंकि नींद में बहुत स्वास्थ्यकारी रसायन रिलीज होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कारण शायद आर्थराइटिस के नहीं हो सकते। इन पर आगे के वीडियो में बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और मेरी दृष्टि में या मेरे अनुभव में तो एक चीज़ है कि हमारी अनियमित जीवन शैली, हमारे अनियमित खान पान, हमारा पाचन तंत्र का अस्त व्यस्त होना, इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। यदि हम अपने आहार विहार में परिवर्तन कर लें, हम प्राकृतिक आहार पर लौट आएँ, हम जो 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो आहार लेते थे, जो प्राकृतिक खान पीन रखते थे, उस पर लौट आएँ, तो निश्चित ही हम अपनी आर्थराइटिस की समस्या पर मुक्ति पा सकते हैं। यदि हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहेगा तो हम कुछ भी खाएं पचा नहीं पाएंगे तो पोषक तत्व शरीर इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, तो बीमारियां तो होनी हैं। आर्थराइटिस समस्या है, आर्थराइटिस का संबंध डायबिटीज़ से भी है। डायबिटीज़ है तो आपको ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर है तो निश्चित मानिए कि आपको हृदय संबंधी रोग होगा। और यदि हृदय संबंधी रोग है, डायबिटीज भी है, आर्थराइटिस भी है, तो निश्चित मानिए कि आप किडनी के मरीज ही बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो अंततः एक मरीज तो बनने वाले हैं, कैंसर के मरीज। इन सब का संबंध हमारे आहार से है, हमारे जीवन शैली से है, हमारी खान पीन की आदत से है। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम बदलेंगे नहीं, जब तक इनके बारे में सही जानकारी नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने जीवन और खान पीन में अनुकूल बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम किसी भी बीमारी पर कोई भी मुक्ति नहीं पा सकते, कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। दवाइयाँ हमको सिर्फ कुछ समय के लिए राहत दे सकती हैं, वो हमें इन बीमारियों से पूर्णतः मुक्ति नहीं दिला सकती। और मैं सोच रहा हूँ कि विषय लंबा होगा तो मुश्किल आएगी, तो इस पर फिर मैं अगला वीडियो में इसकी से जानकारी दूंगा। और अभी मेरे एक आपसे प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि आपको यदि इनमें से किसी विषय पर अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए, मैं उसका अगले वीडियो में समाधान करने करूँगा। धन्यवाद।